नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 17 पार्ट ए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स रिक्रूटमेंट के जो हमारे पास डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है और कैजुअल कॉलर्स होते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो आइए देखते हैं। पहले बात हुई है हमारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, ये इसको हम गेट हायरिंग के नाम से भी जाते हैं। तो होता क्या है, अब मान लो कोई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ पे लेबर की जरूरत है, यानी कि ऐसे वर्कर्स जो अनस्किल्ड है या फिर सेमी स्किल्ड है। बहुत ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स आपको नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा एजुकेटेड वर्कर्स आपको नहीं चाहिए। तो आप गेट पे एक बोर्ड लगा दोगे, भाई यहाँ पे लेबर्स की जरूरत है। तो बोर्ड पढ़कर जो इंप्लॉयज होंगे जिनको ऐसी काम की जरूरत है, वेजर्स है, लेबर्स है, वो डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो व्हेन अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स आर रिक्रूटेड डायरेक्टली बाय पुटिंग अ नोटिस ऑन द कंपनी गेट और नोटिस बोर्ड। तो कंपनी के नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हो, जैसे कि बिल्डिंग पे बताया, बिल्डिंग में काम कर रहा है तो बिल्डिंग के बाहर लगा दिया, या आपकी जो भी कंपनी है, आपका ऑफिस है, आप उसके बाहर लगा दो, जहां भी आप लगा सकते हो। जैसे कि कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है हायर कर रही है डेली वेज लेबरर्स को। तो आई होप आपको ये वाला क्लियर है। फिर बात करते हैं कैजुअल कॉलर्स की। कैजुअल कॉलर्स क्या होते हैं, जैसे कि आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हो, ठीक है, लेकिन जो स्किल्स आपकी है वो उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अभी मैच नहीं कर रही है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होता, बट वो लोग आपका रिज्यूमे रख लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके उनके पास बहुत सारे रिज्यूमेस पहले डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यूज के लिए आए होते हैं। सबको तो सिलेक्ट करते नहीं है, कुछ को ही करते हैं, लेकिन रिज्यूमेस उनके पास अवेलेबल रहते हैं, डेटा कलेक्ट करके रखते हैं वो ऐसे। लेकिन जब उस पर्टिकुलर, जैसे आपका जो स्किल उस टाइम पे मैच नहीं कर रही थी, आप कोई ऐसी पोजीशन निकले जिसपे वो स्किल आपकी मैच कर रही है, तो आपके रिज्यूमे को यूज करके, वो डेटा को यूज करके वो आपको कॉल करके बुला सकते हैं कि आप इंटरव्यू देने के लिए इस पोजीशन के लिए आ जाइए, आपकी स्किल्स इस जॉब से, इस वैकेंसी से मैच कर रही है। तो ऐसे कॉलर्स को हम बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स। पीपल हु विजिट और अप्लाई टू द कंपनी ऑन देयर ओन इनिशिएटिव, अनसोलिसिटेटेड एप्लीकेशन बोलते हैं इनको, कैन बी हायर्ड व्हेन देयर इज अ वैकेंसी। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई वैकेंसी निकली नहीं है, लेकिन आप जाकर अपना रिज्यूमे वहां पे ड्रॉप कर देते हो कि भाई कोई वैकेंसी हो इससे रिलेटेड तो मुझे बुला लेना। तो डेटा उनके पास रहता है और वो कॉल कर लेते हैं उस डेटा को यूज करके। ठीक है, इसी के ऑप्शन में गाइस एक क्वेश्चन है बी। एक्सप्लेन द फॉलोइंग नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जो मोटिवेट करती है एम्प्लॉयज को ताकि वो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो हायर हो सके। एक बताना है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन और एक बताना है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ठीक है, तो कौन कौन से नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव बताने हैं गाइस आपको? एक तो बताना है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट और एक बताना है आपको एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, है ना। तो पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट की। अगर एम्प्लॉयज को जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट है वो फ्रेंडली मिलता है, ओपन वर्क मिलता है, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों से, है ना, बीच बीच में ब्रेक ले सकते हैं, एक मतलब इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, एक क्लाइमेट ऐसा क्रिएट, ऐसा एनवायरनमेंट है, तो वहां पे लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, कम सैलरी में भी काम कर लेते हैं। वहीं एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट है, किसी से बोल नहीं सकते, कहीं आ नहीं जा सकते, सिर्फ काम पे फोकस करना है, बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के अंदर लोग हायर सैलरी पे भी काम करना पसंद नहीं करते हैं। फिर बात करते हैं एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन की। तो आप अपने एम्प्लॉयज को इस तरीके से फील कराओ कि वो आपकी कंपनी का एक हिस्सा है, और अगर वो कंट्रीब्यूट करेंगे, आइडिया शेयर करेंगे अपने, तो उस चीज को, अगर वो आइडिया अच्छा है कंपनी के बेनिफिट के लिए, तो कंपनी उसको अडॉप्ट करे, है ना। तो जिससे वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सके और उनको एक ऐसी फीलिंग आए कि वो कंपनी का ही हिस्सा है, ऑर्गेनाइजेशन का ही हिस्सा है, और वो बेस्ट तरीके से अपना परफॉर्म करे। तो इन्वॉल्व करना एम्प्लॉयज को डिसीजंस के अंदर, जैसे कि लोगों से, अपने एम्प्लॉयज से कुछ कैफेटेरिया फूड को इंप्रूव करने के लिए सजेशन के लिए सजेशंस पूछना। ठीक है, उनको बोलना कंट्रीब्यूट करो, अपने आइडियाज शेयर करो, और अगर अच्छे लगे तो फिर उसको इंप्लीमेंट भी करो, ताकि लोगों को एक ऐसी फीलिंग आए कि वो कंपनी का ही हिस्सा है। क्लियर गाइज? अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, जो नोट्स की पीडीएफ है आपके डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स की, तो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको जैसे हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब करना है, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो करना है, और इंस्टाग्राम हैंडल पे डीएम करना है, आप तक ये पीडीएफ जो है शेयर कर दी जाएंगी। क्लियर? फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ए पार्ट है, हमको जो प्रिंसिपल्स है जनरल मैनेजर के, एक तो स्केलर चेन, इक्विटी और इनिशिएटिव, इनको एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं इनको। तो गाइस, स्केलर चेन का क्या मतलब है कि एक क्लियर हायरार्की जो है वो ही फॉलो की जानी चाहिए। अब अगर ए को बोला गया है कि वो बी के अंडर रह के काम करेगा, तो ए को ये पता होना चाहिए कि किसको रिपोर्ट करना है, उसको बी को ही करना है, किसी और को नहीं करना है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ताकि एग्जांपल लेते हैं, जूनियर एम्प्लॉय जो है वो अपने ही मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, और हु देन रिपोर्ट टू द डायरेक्टर, और बाद में मैनेजर जो है वो डायरेक्टर को रिपोर्ट करेगा, क्योंकि डायरेक्टर जो है मैनेजर के ऊपर है। आप जाकर जीजा जो एम्प्लॉय है जूनियर वाला, वो डायरेक्टर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, उसके पास ये पोजीशन नहीं है, उसके साथ बात करने के लिए पोजीशन किसके पास है? मैनेजर के पास। तो जो भी हायरार्की बनाई गई है, स्ट्रक्चर है कंपनी का, उसको फॉलो किया जाए, ये कहता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्केलर चेन। ठीक है, फिर कौन सी थी? इक्विटी। फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को फेयरली ट्रीट करना। कंपनी इंश्योर करती है कि सभी एम्प्लॉयज को, कोई जेंडर का है, कोई किसी भी कास्ट का है, कोई भी किसी भी तरीके से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। अगर उनका परफॉर्मेंस लेवल सेम है तो सेम तरीके की प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्या बोला था गाइस? थर्ड पॉइंट बोला था इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव का मतलब क्या है
एम्प्लॉयज को एनकरेज करना, मोटिवेट करना कि वो डिसीजंस लें, वो अपने आइडियाज को, अपने सजेशंस को शेयर करें, और अगर मैनेजमेंट को लगता है वो आइडियाज जो हैं वो अच्छे हैं और इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, फायदे के हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उनको इंप्लीमेंट भी किया जा सके। तो एग्जांपल यही है कि एक वर्कर अगर सजेस्ट करता है कोई न्यू तरीका जिससे वेस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है, तो और मैनेजमेंट को वो आइडिया पसंद आता है, तो मैनेजमेंट को उसको इंप्लीमेंट भी करना चाहिए और इनकरेज करना चाहिए इसी तरीके से कि दूसरे जो एम्प्लॉयज हैं वो भी इनिशिएट करें और अपने आइडियाज, अपने सजेशन शेयर करें अगर वो कंपनी के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूटिंग हो सकते हैं। तो इसी के ऑप्शन में गाइस हमें एक क्वेश्चन और दे रखा है बी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हमें इन तीनों ऑब्जेक्टिव को, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल, तीनों का एक्सप्लेन करना है। तो गाइस मैनेजमेंट के जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, किसी भी मैनेजर को फुलफिल करने हैं, अगर ऑब्जेक्टिव जो है उसको अपने मैनेजमेंट की टर्म के अंदर करने हैं, तीन तरीके के हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल, जिसको हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। तो पहले बात करते हैं हम इसी की। तो ये क्या करता है कि जो भी आपके रिसोर्सेज है, आप इस तरीके से उनका यूज करो, इतने एफिशिएंट तरीके से आप उसका यूज करो कि कम से कम वेस्टेज हो, और जो भी रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो उसका बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबल वे के अंदर फायदा उठाया जा सके, यूज किया जा सके। ठीक है, इससे क्या होगा, तीन चार चीज आप इंश्योर कर सकोगे। पहले तो आप इतना अर्न कर सको कि आपका सर्वाइवल हो सके। ठीक है, आपको इनिशियल स्टेजेस के अंदर ही आपकी कंपनी को बंद ना करना पड़े, अपने ऑर्गेनाइजेशन को शट ना करना पड़े, तो सर्वाइव करना जरूरी है स्टार्टिंग के अंदर। तो रिसोर्सेज को आपको इस मैनर में यूज करना है कि आपकी एटलीस्ट जो आप कॉस्ट लगा रहे हो वो कवर हो सके आपकी अर्निंग से, तो सर्वाइव कर सको आप। फिर आपको ध्यान देना है प्रॉफिट पे। अभी आप सर्वाइव करना सीख गए हो, मार्केट में सर्वाइव कर रहे हो अच्छे से, अभी आपको इस तरीके से अपने रिसोर्सेज का यूज करना है कि आप प्रॉफिट भी अर्न कर सको, एक मार्जिन क्रिएट हो सके। ठीक है, ताकि आपके लिए प्रॉफिट जनरेट हो सके, ताकि आपके जो रिस्क और एक्सपेंसेस है उनको आप कवर कर सको। ठीक है, अब आप प्रॉफिट भी, थोड़ा सा मार्जिन हो गया आपका, प्रॉफिट भी आप कवर करना शुरू कर चुके हो। ठीक है, जनरेट करना शुरू कर सके हो। अब आपको क्या करनी है, ग्रोथ करनी है। ग्रोथ कैसे करोगे, अगर आपकी कोई शॉप है तो आप अपने और ब्रांचेस खोलोगे, है ना, आप सेम सिटी में अपनी ब्रांचेस खोल सकते हो, या अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो, अपनी सेल्स वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, है ना। तो एक्सपेंड करना सेल्स को, इंप्लॉइज बढ़ाना, प्रोडक्शन बढ़ाना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाकर अपने आप को, आप अपने बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हो। तो ये हमारे मेन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स होते हैं जो हर एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है इनको अचीव करना। दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स हैं जिसको कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं निगलेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, उसके चक्कर में इनके जो पहले गोल है ऑर्गेनाइजेशन वो भी अचीव नहीं हो पाते। तो वो कौन से हैं, एक है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। अब आप जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, जो आप अपने एम्प्लॉयज यूज कर रहे हो, वो सब कहाँ से ले रहे हो, आप सोसाइटी से तो ले रहे हो। तो सोसाइटी के टुवार्ड्स भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मतलब आप क्या करो, जो उनसे ले रहे हो बदले में उनको अच्छा तो दो। जैसे कि आप जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो, आप खुद तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप दूसरों को जॉब दो, एम्प्लॉयज दो, है ना, एम्प्लॉयज रखो अपने यहाँ पे। आप जिस भी चीज का प्रोडक्शन करते हो, आप सर्विस बनाते हो, आप प्रोडक्शन बेचते हो, आप अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड करो, साथ साथ अफोर्डेबल प्राइसेस पे लोगों के पास अवेलेबल करवाओ, ताकि सभी लोग उस चीज का बेनिफिट ले सके। तीसरी चीज, आप इस तरीके से काम करो, प्रोडक्शन इस तरीके से करो कि एनवायरमेंट को कम से कम हार्म हो, किसी तरीके का कोई पॉल्यूशन वगैरह क्रिएट ना हो। लास्टली पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हो, एम्प्लॉयज की। उनकी जो नीड्स है, नीड्स मतलब एक सैलरी नहीं होता, एक वेजेस नहीं होता, उसके अलावा भी उसकी बहुत नीड्स होती हैं, आप उसको भी ध्यान में रखो। आप उसकी नीड्स को ध्यान में रखोगे तो एम्प्लॉय जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो एक कॉम्पिटिटिव सैलरी पर्क्स जो है वो ऑफर करो उनको, जो भी काम वो करते हैं। उनके एम्प्लॉय के जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज करो, उनके आइडियाज अगर अच्छे लगते हैं तो इंप्लीमेंट करो, अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड वगैरह दो, है ना। इस तरीके से बहुत तरीके के फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं, वो उनको प्रोवाइड करो अगर वो अपना बेस्ट दे रहे हैं तो। ठीक है, जो भी कंपनी, जो भी एम्प्लॉयज की डाइवर्स नीड्स हैं, कंप्लेंट्स हैं, उनको एड्रेस करो टाइम पे, ताकि उनको भी एक फीलिंग आए कि वो कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है और बेस्ट पॉसिबल वे के अंदर वो परफॉर्म कर सके। आई होप आपको तीनों जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 19, एक्सप्लेन द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की बात हो रही है गाइस, प्लानिंग का क्वेश्चन नहीं आया था पूरे 2025 के अंदर, हमने देखा नहीं अभी तक। अब प्लानिंग का क्वेश्चन आया है हमारा। ठीक है, तो हमें इंपॉर्टेंस बतानी है। एक तो प्लानिंग प्रोवाइड करता है डायरेक्शन, प्लानिंग प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडियाज, और प्लानिंग रिड्यूस कर देता है अनसर्टेनिटी के रिस्क को। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो गाइस पहला हमें पूछा गया था प्रोवाइड डायरेक्शन। अब जो प्लानिंग होती है उसी प्लानिंग से हमें पता चलता है कि एम्प्लॉयज को बोलना क्या है, एक्चुअली इनको करना क्या है परफॉर्म। तो वो प्लानिंग के जो अकॉर्डिंग हमने किया है, प्लानिंग जो किया हमने कि हमें ये ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना है, इस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप हमें जाना है, तभी तो प्लानिंग के बिना हम एम्प्लॉय को बताते क्या कि भाई तुम्हें करना क्या है। तो एम्प्लॉयज को गाइड करता है ऑन व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कि कैसे करना है और स्टेप बाय स्टेप क्या रहेंगे प्रोसीजर, किस तरीके से करना है।
दूसरा हमने पढ़ा, बोला गया है क्वेश्चन में, रिड्यूस करता है अनसर्टेनिटी। प्लानिंग जो है वो अनसर्टेनिटी को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। कैसे? आप जब प्लानिंग करते हो तो फ्यूचर में जो भी एस्पेक्ट्स आपके रह सकते हैं, आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस रह सकते हैं, आप उनको भी तो अज्यूम करके चलते हो कि भाई ये चैलेंजेस मेरे लिए रहेंगे, तो उन चैलेंजेस को डील कैसे करना है वो भी आप हैंड टू हैंड सोच के चलते हो, ताकि आपकी प्लानिंग को आपको बार बार चेंज ना करना पड़े। तो आपको हेल्प करता है कि आप फ्यूचर चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर हो सको। तीसरा आपको पूछा था कि इनोवेशन को इंकरेज करता है ना, यही था। तो प्लानिंग जो है वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि भाई आपको ये पता है करना ही है, एम्प्लॉय से ये करवाना है, लेकिन आप एम्प्लॉय को बोल सकते हो कि आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी ला सकते हो, बस इस ऑब्जेक्टिव तक आपको पहुंचना है, ये वाला एम जो है आपको वो अचीव करना है, ठीक है। बाकी आप अपनी क्रिएटिविटी क्रिएट करो, अपनी इनोवेशन भी आप ला सकते हो, ये प्लानिंग हमें कहता है। आई होप आपको ये तीनों जो इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की, जो आपके क्वेश्चन पेपर में आई थी, वो क्लियर है। इसी की चॉइस में गाइस एक क्वेश्चन और आया हुआ है आपका, एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव, रूल एंड बजट एज अ टाइप्स ऑफ प्लान। तो प्लान के बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे हमें, जिसमें से हमें ऑब्जेक्टिव, रूल और बजट को बताना है। तो गाइस ये हमारे टाइप्स ऑफ प्लान है, जिसमें से हमें किसको बताना है, ऑब्जेक्टिव्स, रूल्स एंड बजट, ये बताने हैं हमें। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, ऑब्जेक्टिव की। तो प्लानिंग जो होती है आपकी, वो एक आपके लिए क्लियर गोल सेट करती है कि भाई आपको करना क्या है, आपको एट द एंड ऑफ द पीरियड, जिस टाइम के लिए भी आपने प्लानिंग करी है, 1 महीने की है, 2 महीने की है, पूरे साल की है, तो वो साल के एंड में आपको चाहिए क्या, पूरी प्रोसेस करने के बाद कहाँ पहुंचना है, आपको क्या पोजीशन होगी आपकी। तो जैसे कि एग्जांपल कि आपने क्लियर गोल सेट कर लिया कि भाई आपको 2 महीने के अंदर अंदर 10% सेल्स को इंक्रीज करना है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा। तो प्लानिंग में सबसे पहले, प्लानिंग करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप आप स्ट्रक्चर बनाओगे, प्लान करोगे, उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्टिव सोचना पड़ेगा कि जाना कहाँ है, स्टेप किसके लिए क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर बात करते हैं रूल की। कुछ रूल्स जो है आपको पहले से ही मेंशन कर देने अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग, भाई हमें जाना तो है उस पोजीशन पे, वो काम तो हमें करना है, वो एम तो हमें अचीव करना है, बट ये चीजों को फॉलो करते हुए करना है और इन चीजों को नॉट फॉलो करते हुए करना है, ठीक है। जैसे कि स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देना कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको नो स्मोकिंग का रूल आपने क्रिएट कर रखा है कि भाई ये तो बिल्कुल नहीं करना है ना, तो इस तरीके से रूल्स को क्रिएट करना कि भाई ये रूल्स के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, बाकी चीजों में आप क्रिएटिविटी ला सकते हो, बट यहाँ नहीं आएंगे। इनको अगर करना है तो इनको ही करना है, और इनको नहीं करना है तो इनको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। देन बजट, बजट के प्लानिंग जो भी रहेगी आपकी, जिसमें चीज के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो ऑब्जेक्टिव की, आपको अपना बजट तय करना है कि आपको इतने रुपए से बाहर नहीं जाना है, यही आपका एस्टिमेटेड बजट है। तो फाइनेंशियल प्लान बनाना, ये दिखाते हुए कि एक्सपेक्ट करना रिजल्ट को अपने नंबर में, जैसे कि आपके सेल्स कितनी होनी चाहिए, क्या बजट रहेगा, आपका कैश कितना रहेगा, कैश कितना आना चाहिए, प्रोडक्शन बजट क्या रहेगा, आप कितने रुपए का प्रोडक्शन करने वाले हो, कॉस्ट कितनी लगाना चाहते हो, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, इतने ही कॉस्ट में ये सारे प्रोडक्शन को तैयार करना है। तो इस तरीके से आपके डिफरेंट डिफरेंट बजट को तैयार करना भी प्लान का ही एक टाइप होता है। स्टैंडिंग प्लान में आपके ऑब्जेक्टिव और रूल्स रहते हैं, क्योंकि ये प्लान आपके लाइफ टाइम के लिए बहुत कम चांसेस होते हैं जब आप इनको चेंज करोगे। लेकिन सिंगल यूज प्लान, ये आपके बजट जो है वो बार बार आप चेंज करोगे, हर साल आप चेंज करोगे थोड़ा टाइम पीरियड के बाद, क्योंकि जो भी आपकी मॉनेटरी टर्म्स एंड कंडीशन चल रही है, टैक्स के रेट्स चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इनको चेंज करना पड़ता है, इसलिए सिंगल यूज प्लान होते हैं, ठीक है। सो गाइस लास्ट क्वेश्चन 20, आपकी एक केस स्टडी आई हुई है। Royal Glaze Limited continues to maintain its position as one of the largest consumer good companies in the world. Its organizational structure is to designed to facilitate the achievements of its objective in alignment with its vision statement. The company maintains two distinct product divisions. दो प्रोडक्ट लाइन है गाइस कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, एक फूड्स के लिए काम कर रहा है और एक होम केयर के लिए भी काम करता है। लुकिंग अहेड, द कंपनी इज फोकसिंग ऑन एम्ब्रेसिंग चेंजेस सो दैट इट कैन कंटिन्यू टू बी मार्केट लीडर। अब वो फ्यूचर कंपनी के फ्यूचर आगे की साइड फोकस कर रहा है, यानी कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहा है ताकि कंपनी जो है लीड करती रहे फ्यूचर के अंदर भी। तो पार्ट ऑफ इट्स एक्सपेंशन प्लान, वो प्लान भी कर रही है एक्सपेंशन करने का। इट्स प्लानिंग टू वेंचर इनटू इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट ऑफ इन द नेक्स्ट फ्यूचर, सॉरी हाँ नियर फ्यूचर, वो थोड़े ही टाइम में एक और प्रोडक्ट लाइन में एंटर करने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट। तो तीन तरह के यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन हमें दिख रही है, ठीक है। एक तो हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बताना है कि कौन सा है। तो गाइस दो होते हैं, एक फंक्शनल होता है, एक डिविजनल होता है। फंक्शनल में आपकी जो एक ही प्रोडक्ट लाइन होती है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट जो स्पेशलाइज्ड जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन का अलग होता है, सेल्स का अलग होता है ना। तो उसके अंदर फंक्शंस को स्पेशलाइज किया जाता है सिंगल प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट लाइन एक ही होती है। बट यहाँ पे हमें क्लियरली तीन डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन दिख रही है, दो अभी कर रही है एग्जिस्ट और एक में फ्यूचर में ये एंटर करने वाले हैं। तो तीन प्रोडक्ट लाइन हमें दिख रही है, एक से ज्यादा है। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है, डिविजनल आपका स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो ऑप्शन ए का तो सॉरी पॉइंट ए का तो आपका आंसर हो जाएगा डिविजनल स्ट्रक्चर हो गया आपके ऑर्गेनाइजेशन का।
ठीक है। आपको ड्रॉ करना है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चार्ट ऑफ रॉयल ग्लेस लिमिटेड कंसिडरिंग इट्स फ्यूचर प्लान टू एंटर इनटू इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट। इसको लगा के साथ में आपको इसका जो स्ट्रक्चर है वो बनाना है और 3 आपको एडवांटेजेस भी बतानी है इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। तो आइए देखते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने पढ़ा, हमारे पास डिवाइड कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को ये बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, हर एक डिवीजन होता है, उसके अपने खुद के अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमारा जो भी कंपनी है, कंपनी का नाम आ जाएगा, यहाँ कंपनी का नाम लिख देना गाइस, जो लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अब हमारे को 3 तरीके के दे रखे हैं। एक दे रखा है फूड, तो ये कॉस्मेटिक की जगह आ जाएगा फूड, ये शॉप्स की जगह आ जाएगा होम केयर, है ना। और तीसरा वो इलेक्ट्रॉनिक में एंटर करने वाला है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, और उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो जाएंगे, इनको एज इट इज बना देंगे हम। तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि डिविजनल में यही होता है, प्रोडक्ट लाइन अलग अलग होती है और उन डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन के अलग अलग डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि परचेज, सेल, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर। लास्टली गाइस हमें उसने ये भी बोला था कि हमें एडवांटेजेस ही बतानी है इस स्ट्रक्चर की। तो डिविजनल स्ट्रक्चर की एडवांटेजेस देख लेते हैं। एक तो फास्टर डिसीजन होते हैं, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट लाइन के लिए अलग डिविजनल मैनेजर होता है। ईच डिविजनल मैनेजर हैज फुल कंट्रोल अपने डिसीजन करने के लिए, अपने रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो जो भी आपका फूड वाला पार्ट था उसका एक अलग डिविजनल मैनेजर होगा और वो अपने पूरे डिपार्टमेंट के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए डिसीजंस ले सकता है, वो फ्री होता है, पूरा कंट्रोल होता है उसका। इसी तरीके से होम केयर वाले पे होगा, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक सेगमेंट वाले के लिए भी होगा। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, आप अपने प्रोडक्ट्स लाइन के बीच में परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो कि किसकी परफॉर्मेंस बेटर रही, कौन से डिपार्टमेंट मतलब कौन से डिविजनल से, कौन से प्रोडक्ट लाइन से ज्यादा सेल्स हो रही है, किससे कम हो रही है। तो आप जो भी प्रॉफिट लॉसेज हैं वो अलग अलग डिविजन्स को आप ट्रैक कर सकते हो आसानी से, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट्स अलग अलग है, उनको अलग अलग तरीके से ट्रैक किया जा रहा है। ठीक है, इजी एक्सपेंशन, अगर आप स्टार्टिंग से ही आप डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो तो बाद में भी आप आसानी से और प्रोडक्ट लाइंस को ऐड कर सकते हो अपने फ्यूचर के अंदर। तो न्यू प्रोडक्ट डिवीजन कैन बी एडेड विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग वन, क्योंकि उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट आएगा, अलग टीम आएगी, अलग मैनेजर आएगा। तो आप पुराने मैनेजर्स को, पुरानी टीम्स को डिस्टर्ब नहीं करोगे, वो अपने प्रोडक्ट लाइन में काम करते रहेंगे और जो न्यू प्रोडक्ट लाइन आप इंट्रोड्यूस करने की सोच रहे हो उसके लिए एक न्यू टीम क्रिएट हो जाएगी। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, तो हर एक डिवीजन जो है वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन पे काम कर रहा है, फोकस कर रहा है, तो उसी की क्वालिटी को इंप्रूव करने पे काम करेगा, उसी के कस्टमर के फोकस करने पे काम करेगा। और आप जो टीम हायर करोगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन को चलाने के लिए, तो ऑब्वियसली वो भी उस पर्टिकुलर फील्ड के ही होने चाहिए, जिस फील्ड का आपका प्रोडक्ट लाइन रहने वाला है, नया है ना प्रोडक्ट रहने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप स्पेशलाइज लोगों को अपने काम के लिए रखने वाले हो। ठीक है, सो गाइज आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। मैंने 2025 के अंदर आपके पार्ट 1 चैप्टर 1 से लेके 8 तक के जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हुए थे आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, वो मैंने कवर किए हैं। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं नेक्स्ट पार्ट के साथ जल्दी आऊंगी, पार्ट बी के साथ में। लेकिन अगर आपको जो चैप्टर की पीडीएफ है, ठीक है, वो आपको चाहिए तो आपको यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना है, आपको हमारे इंस्टा हैंडल को फॉलो करना है और इंस्टा पे आपको डीएम करना है, तो आपको ये पीडीएफ जो है वो आसानी से प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।